हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जो है श्री ऑनलाइन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं। हम लोगों ने जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास शुरू की थी, तो इससे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन कर लिया है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में बात हो रही थी, जिसमें जो है हम लोगों ने हिमालय पर्वत श्रृंखला को पूरा किया था और प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों पे बात हो रही थी। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भाग की पहाड़ियों पे। तो इसमें जो है आपने देखा कि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिनका अध्ययन हम लोगों को करना है, और उन पर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा इसमें जैसे जो है ये मैं प्रायद्वीपीय का ही बनाऊं, बाकी आप पढ़ चुके हैं इधर। चलिए पूरा बना ही दे रहा हूं। इसमें जो है आप लोग भारत के मैप में सारी चीज़ों को अच्छे से फिल करिए और उसका अध्ययन अच्छे तरीके से करिए, है ना, ताकि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर होती रहें कि कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इन सब बातों पे जो है आपकी पकड़ जो है वो मजबूत बने। ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला, माउंट आबू, गुरु शिखर, तो मैंने इसके बारे में बताया था अरावली के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोग नोट्स में अपने नीचे लिखेंगे, इस चित्र के नीचे लिखते चलेंगे। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इनका विस्तार जो है वो अहमदाबाद से शुरू होकर दिल्ली तक, दिल्ली के रायसीना हिल तक है। कहाँ से? गुजरात से दिल्ली तक। गुजरात से कहाँ तक? दिल्ली तक। ठीक है ना, गुजरात से दिल्ली तक इनका विस्तार है। ठीक है, और क्या चीज़? इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर है कहाँ पर? तो ये माउंट आबू पर है। कहाँ पर है ये? माउंट आबू। माउंट आबू पर स्थित है कौन? गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू पर ही एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है माउंट आबू पर स्थित है। ठीक, बात क्लियर है। यहाँ पर जो है 3 पहाड़ियाँ हैं। ये गिर पर्वत श्रृंखला है, ठीक, ये मांडव पहाड़ी, ये वर्दा, ये मांडव है। थोड़ा सा पिछले वीडियो मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लीजिए। वर्दा पहाड़ी, ठीक है, मांडव पहाड़ी, वर्दा पहाड़ी। गिर जो है ये गिर ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों का निवास स्थान है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद ये विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्य पर्वत श्रृंखला ये परतदार चट्टानों से बनी हुई है। परतदार चट्टानों से बनी है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये परतदार चट्टानों से बनी है।
जो किस लिए प्रसिद्ध है? भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ मैंने बताया था कि बिंद क्रम की चट्टानों से ही हीरा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो भवन निर्माण सामग्री और हीरा यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, ये जो बिंद पर्वत श्रृंखला है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो उसका क्या नाम है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य पर्वत श्रृंखला के नीचे जो है एक ब्लॉक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत सारी पहाड़ियों से मिलकर बना है। एक पहाड़ी इसका नाम है महादेव। महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, यही जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। ये जो है सतपुड़ा भारत का ब्लॉक पर्वत है। इस चीज़ को, ये सवाल में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, तो ये जो है ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? देखिएगा, ब्लॉक पर्वत जो होता है ये जैसे ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है ऐसे, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, इसके इधर भी जो है ऐसे पहाड़ हैं छोटे छोटे। ठीक, अगर ये पहाड़ इधर नीचे की तरफ धंस जाते हैं, नीचे की तरफ धंस जाते हैं, तो ये जो है बीच में ऐसे उठा हुआ, ज़्यादा उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के पर्वत को हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। आगे मैं विश्व के भूगोल में इन पे विशेष बात करूंगा। ठीक है, ब्लॉक पर्वत डिटेल में बात करूंगा कि क्या होते हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी यह है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी है। ठीक है, यहाँ जो है मैकाल पठार है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ये है मैकाल। मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नर्मदा नदी निकलती है, ऐसे बीच से बहती है। आगे नदियों के चैप्टर में बताऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, बिंद और सतपुड़ा के बीच से यहाँ अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ऐसे बिंद और सतपुड़ा के मध्य से बहती हुई जो है कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार, CN बने, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक, इधर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, मेकिर और बराइल की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे राजमहल श्रेणी। ये तो हो गया यहाँ की बात। चलिए इधर चलते हैं। यहाँ पर है ये पश्चिमी घाट। क्या है ये? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ यहाँ पे। पश्चिमी घाट, देखिएगा पश्चिमी घाट को जो है, ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो सब पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, गिर, वर्धा, मांडो, यहाँ से शुरू होता है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ से ऐसे शुरू होता है और यहाँ केरल तक पहुँचता है। तो ये पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय भाग के किधर है? पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है ना, पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है ना, 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 पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है ना,
पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल में कई बार पूछा गया है कि सह्याद्री श्रेणी किसे कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से इधर उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी सह्याद्री, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख। तो देखिए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी यह कलसुबाई, कलसुबाई। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है, यह है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ठीक है, कर्नाटक में है। इस पर अन्य जगहों पर पहाड़ी से यहाँ महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर है। ठीक है, यहाँ इसके बगल में ही जो है त्र्यंबक पहाड़ी है, यह है त्र्यंबक पहाड़ी, यह है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है ना, महाबलेश्वर। और यहाँ जो है इसके बगल में जो है, यहाँ इसके नीचे यह तो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है। यहाँ है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। ठीक है ना, ब्रह्मगिरी। ठीक, यहाँ से कावेरी नदी निकलेगी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलेगी, कावेरी नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, त्र्यंबक से गोदावरी नदी। नदियों के चैप्टर में इसको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देते हैं नीलगिरी, यह अन्नामलाई इलायची। तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी, इस पर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। ऊंटी, ऊंटी जो स्थान है, ऊंटी, ऊंटी कहाँ पर स्थित है, एक पर्यटक स्थल है। ऊंटी एक पर्यटक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये नीलगिरी पर स्थित है। ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी पर स्थित है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पर स्थित है। यहाँ पर इसके बगल में कई पहाड़ियाँ थीं, जैसे पंचमलाई। ठीक है, पंचमलाई। और क्या था, पंचमलाई था, पंचमलाई, सेवराय, जावेदी, वेलिकोंडा और नल्लामलाई। ठीक है, नल्लामलाई। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, ये नीलगिरी जो है, नीलगिरी, इसको भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसको घोषित किया गया है, तो वो नीलगिरी को घोषित किया गया है। इस चीज़ को जाने रहे हैं। यहाँ पर ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि अगर किसी भी स्थान पर जो है जीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों पर संकट आ जाता है,
जीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों पर संकट आ जाता है तो उस क्षेत्र को जो है सरकार द्वारा अधिकृत अधिगृहित किया जाता है और उसके बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाता है। तो उसको उस क्षेत्र को कहते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। जीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। ये देखिए पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी पर जो है, पालनी पहाड़ी पर कोड़ाई कोनल पर्यटक स्थल है। ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी इसमें बची रह गई थी, उस पर ये चर्चा हो गई। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है पूर्वी घाट। ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। ठीक है, बात क्लियर है? बताइए। चलिए आगे चलता हूँ इसके। ठीक है, इसके आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद अगला आइएगा जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। पर्वतीय क्षेत्र हो गया, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, फिर उत्तर के मैदान पे बात करेंगे। तो इन डालेगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे प्रायद्वीप की जो शुरुआत है, ये जो है यह है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी संरचना, इसकी भूगर्भिक संरचना जो है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से हुई है। गोंडवाना लैंड की चट्टानें जो है इसका निर्माण की हैं। गोंडवाना लैंड की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसका आकार कैसे दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ से ऐसे शुरू होकर कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इधर की बात करें तो यहाँ पे जो ये पूरा मेघालय वाला क्षेत्र है, जिसको हम कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जानते हैं, ये भी इसी का ही हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। इसका आकार किस तरीके से है? इसका आकार है त्रिभुजाकार। कई बार सीधे सवाल में पूछ देता है कि प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो वो है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भारत का प्राचीनतम भाग है। भारत का प्राचीनतम भाग है, जिस कारण जो है यह खनिजों से संपन्न क्षेत्र होता है। खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, खनिज से संपन्न क्षेत्र है। ये बात समझ रहे हैं ना? खनिज से संपन्न क्षेत्र है। आपको पता ही है कि जैसे खनिजों का निर्माण 2-4 दिन में तो होगा नहीं, एक लंबे समय तक, करोड़ों वर्ष तक जो है, जब कोई चट्टान रहेगी तब उसमें खनिजों की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ऐसे ही जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है और जिस कारण से जो है यहाँ पे खनिजों की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब देखिएगा इस पठार को जो है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बांटा गया है। कहाँ कैसे है देखिएगा। इसका आकार तो ऐसे त्रिभुजाकार है।
यहाँ पर जो है ये क्षेत्र है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार। इसके बगल में इधर बुंदेलखंड का पठार, उसके नीचे बघेलखंड, यह है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश तक विस्तार इसका है बुंदेलखंड, और यह है बघेलखंड छत्तीसगढ़ में बघेलखंड। यहाँ पे छोटा नागपुर, थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूँ, यह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। यह है शिलांग पठार, या इसको बोलते हैं कार्बी एंगलोंग पठार। शिलांग पठार या इसी को कहते हैं कार्बी एंगलोंग पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, कार्बी एंगलोंग पठार। ठीक है ना, कार्बी एंगलोंग पठार। इसके बाद इधर आएगा आपका दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप। ठीक, यहाँ इसके नीचे कर्नाटक या मैसूर का पठार, कर्नाटक या मैसूर का पठार। यहाँ तेलंगाना का पठार, यह है दंडकारण्य, दंडकारण्य, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, कर्नाटक के पठार को धारवाड़ का पठार भी कहते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें वो तेलंगाना का हिस्सा हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये इतने मुख्य रूप से पठार भारत में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इस पे आगे बात करते हैं। तो देखिए इसमें संरचना, इसको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसकी संरचना हुई है। आकार त्रिभुजाकार, मैंने बताया ही त्रिभुजाकार है। कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये प्राचीनतम होने के नाते खनिजों से संपन्न क्षेत्र है। भारत का खनिजों से संपन्न जो भी क्षेत्र है वो इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है। उत्तर भारत में खनिजों की दृष्टि से जो है वो क्या है? निर्धन क्षेत्र है। ठीक है ना। चलिए ये मालवा का पठार की बात करते हैं। मालवा का पठार जो है ये कहाँ पर है? तो देखिएगा मालवा का पठार जो है इसका विस्तार राजस्थान से शुरू होकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक है। मालवा का पठार, मालवा का पठार विस्तार कहाँ से है? गुजरात से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक, गुजरात से यूपी तक। ठीक है, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक। इसका जो निर्माण है वो लावा से हुआ है। लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? लावा से हुआ है। ज्वालामुखी जब फटता है तो गर्म गैसों के साथ एक काले रंग का पदार्थ बाहर आता है जिसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, लावा से हुआ है। आगे चलेंगे। इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं इस पठार से। जैसे कौन कौन सी नदी है? जैसे चंबल नदी है, चंबल नदी है ना, बेतवा, चंबल, बेतवा, ये सभी नदियां जो है इस पठार से बहती हैं। चंबल है, बेतवा है, दो तीन नदियां और जैसे सिंध नदी एक है। सिंध, सिंध नहीं, सिंध तो यहाँ बहती है जम्मू कश्मीर राज्य से। ये सिंध है। ठीक है, ये सिंध है। इसके अलावा केन है, टोस है, ये सभी नदियाँ जो है यहाँ से बहती है। ठीक, बात समझ रही? बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये हो गया मालवा का पठार।
मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है। अरावली इधर है और इधर विंध्याचल है, दोनों के बीच में स्थित है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला पठार कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें हम, तो बुंदेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी दक्षिणी भाग में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी भाग में इसका जो है विस्तार है। ये क्षेत्र जो है देखिएगा, इसमें इसका विस्तार जो है विस्तार पश्चिमी उत्तरी नहीं दक्षिणी, पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे चूना पत्थर है, संगमरमर है, गेरू है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके बुंदेलखंड के पठार से निकलती। कौन कौन सी चीज़ें? चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, बलुआ पत्थर मेनली जो है निकाला जाता है यहाँ पे। सड़क बनाने के लिए सफ़ेद वाला पत्थर आता है बड़ा बड़ा, उसको बलुआ पत्थर कहते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर इसी पठार से प्राप्त होता है, इसी पठार से प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसी पठार से प्राप्त होता है। चलिए देखिएगा, ये बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार से जो है सोन नदी बहती है। कौन सी नदी बह रही है? सोन नदी बहती है। ठीक है, जैसे ये बुंदेलखंड का पठार है, जैसे ये बुंदेलखंड का पठार है, सेम संरचना इस पठार की भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर आदि जो है खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे इसमें। इसके बाद ये दंडकारण पठार है। दंडकारण पठार, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार दंडकारण का विस्तार जो है ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं कह सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। पहले जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो ये मध्य प्रदेश पुरानी किताबों में आपको मध्य प्रदेश ही मिलेगा, मध्य प्रदेश उड़ीसा। ठीक है, नई किताब में छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो देखिएगा इसमें क्या है, बस्तर जिले में, उड़ीसा के बस्तर जिले में जो है, बस्तर जिला कहाँ? छत्तीसगढ़ में। बस्तर जिले में क्या दशा है? यहाँ पर टिन का, बस्तर जिले में टिन का जो है बस्तर जिला, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो है टिन का उत्पादन यहाँ से होता है। टिन एकमात्र स्थान है ये जहाँ से टिन की प्राप्ति होती है। भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ से टिन की प्राप्ति होती है, वो बस्तर जिला छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? दंडकारण पठार पर स्थित है। ठीक, बात क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। तो ये पठार जो है इसका बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए जो है मैं इसको अभी यहीं तक करता हूँ, बाकी चीज़ों पे कल बात की जाएगी। ठीक है ना, थैंक यू।